बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने पिछले सेशन में गॉस की प्रमेय के बारे में जाना है। आज हम एक बार उसके अनुप्रयोग बताने से पहले उसको एक बार दोहराते हैं। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0, ये गॉस थ्योरम है। इसका एप्लीकेशन के लिए हम एक चित्र देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है Q, जो कि एक बंद पृष्ठ A में O बिंदु पर स्थित है। माना कि P के चारों ओर P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA लिया है हमने। माना कि OP इक्वल्स टू R है। ठीक है, OP इक्वल्स टू R है। क्षेत्रफल अवयव DA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे हुए वेक्टर, ये देखिए सरफेस पे अभिलंबवत खींचा है DA सरफेस पर अभिलंबवत खींचा DA द्वारा गुजरने वाला DA द्वारा हम निरूपित करते हैं। मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ये है। क्षेत्रफल अवयव वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बनाता है। तो आप सभी को याद होगा कि फाई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल E.dA, और गॉस थ्योरम कहती है कि यही फाई ई अगर पृष्ठ आपका अनियमित आकृति का है तो आप इसे Q/ε0 से भी निकाल सकते हैं। ये इसका तो ठीक है, ये इस A सरफेस से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0 होगा। चलिए अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें जो पहला एप्लीकेशन है वो है अनंत लंबाई के एक समानावेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके, तो सबसे पहले हम एक तार लेते हैं जिसकी लंबाई अनंत है, मान लेते हैं। ठीक है, और हमको इस तार के निकट इस बिंदु पर मान लेते हैं ये बिंदु है P, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींचा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसमें हमने इसके 3 सरफेस, एक ये वक्र पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ और दूसरा ये समतल पृष्ठ। तो अगर हमको यहाँ पर फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर भी ले रखा है, यानी उसके इस समतल पृष्ठ पे लिया हुआ है, यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अवयव लिया है और एक उसके वक्र पृष्ठ पे लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र चूँकि धनावेशित है, चार्ज जो आपने तार लिया है वो धनावेशित है, अतः उसका जो क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। तो क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल अवयव है वो दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं यहाँ पर एक लंबवत पड़ रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर 6E और इस पृष्ठ पर जो फ्लक्स आएगा वो E.dA, जैसे कि आप जानते हैं फ्लक्स निकालना है तो संपूर्ण उसका अवयव जोड़ होगा। तो E.dA ओके। तो यहाँ और यहाँ हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये आवेश एक सरल रेखा में इसमें या वितरित है एक समान रूप से अनंत लंबाई में। तो इसका आवेश घनत्व जो कि आपने पहले आप सभी लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा इसका, जो कि एक समान रूप से वितरित है। तो मान लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व है इसका लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। L तार की लंबाई है और Q इस पर संपूर्ण आवेश वितरित है। अब हम यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे। तो जो आपने चित्र में देखा था ये वाला सरफेस, यहाँ पर सबसे पहले हम इस वक्र पृष्ठ पे फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो डी फाई क्या होगा? डी फाई होगा E.dA। ओके,
ई डॉट डी ए, यानी अब ई डॉट डी ए जैसे कि आप जानते हैं स्केलर गुणन है, तो ई डॉट डी ए का होगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा मैंने ऑलरेडी ज़ीरो रख रखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव जो आपने लिया है क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। इसलिए ई डॉट डी ए ई जो है वो ओपन होगा ई डी ए कॉस 0 या ई टी ए में। ठीक है, अब गॉसियन प्रेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग फाई ई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। सरफेस इंटीग्रल है, आप सभी जानते हैं, तो ई डॉट डी ए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ई जो कि कांस्टेंट है, इसे बाहर आप निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब उसका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, फाइनली तो उसका पूरा क्षेत्रफल ही होगा। तो डी ए क्या होगा, चूँकि ये बेलनाकार पृष्ठ है आप देख सकते हैं, तो बेलनाकार बेलन जो होता है, बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसका जो पृष्ठ होता है या एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर मतलब ये जो आर त्रिज्या है और एल इस बेलन की लंबाई। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, पहले तो इंटीग्रेशन देख लेते हैं, 2 पाई आर एल होगा। ओके, तो अब ये 2 पाई आर एल फाई ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो जो कि होगी फाई इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उससे परिबद्ध जो कुल आवेश है क्यू, उसका 1 बाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू लैम्डा एल कहाँ से हलाए हैं हम लोग, अभी आप लोगों ने देखा था रेखीय आवेश घनत्व में, तो क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। ठीक है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे हम इक्वेशन 2। उसी को आगे बढ़ाते हुए वैल्यू रखने के बाद हमने देखा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया क्योंकि आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जानते हैं जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो ये 2 लैम्डा हो गया, ये 4 पाई हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। यानी एक अगर अनंत लंबाई का जो तार है, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। अब बात ये आती है कि हमने तो सिर्फ वक्र पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, और व्हाट अबाउट ये दोनों सरफेस जो समतल सरफेस हैं दोनों, तो आप देख सकते हैं कि ई और डी ए के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब कि ई डॉट डी ए इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि कोई भी फ्लक्स यहाँ से नहीं गुजरेगा, सिमिलरली यहाँ भी से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो जितना भी फ्लक्स इससे गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, उसके वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो एक समान आवेशित सीधा तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमारी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। इसकी दिशा, चूँकि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, आर की। आर यहाँ पे आपने देखा होगा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ई की दिशा क्या होगी, जो त्रिज्यता बाहर की ओर, ठीक है, रेडियल बाहर की ओर। जी, ई की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, और ये सिर्फ धनावेशित तार के लिए होगी। अगर वो तार जो है धनावेश से आवेशित है तभी उसके लिए बाहर की ओर होगी, अदरवाइज आप जानते हैं कि ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी r पर डिपेंड करती है। किस प्रकार डिपेंड करती है, रेखीय आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और उसकी दिशा जो होती है वो कहाँ है, रेखीय आवेश के लंबवत है और बाहर की ओर है। इसे हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। हमने
ई और आर के बीच में ग्राफ खींचा है कि आर जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हैं, ई और आर के बीच में संबंध है ई आर से व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे आप ई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू आप बढ़ाते जाते हैं तो ई का मान घटता जाता है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखें और अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बेलनाकार चालक है सारा आवेश इसके पृष्ठ पर मौजूद है, जबकि आप सभी जानते हैं लेकिन इसका व्यवहार किस प्रकार से है, लेकिन ये इस तरह व्यवहार कर रहा है कि सारा आवेश कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है, यानी संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित है। तो बच्चों आज आप लोगों ने ये गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग देखा, जिसमें आपने देखा कि एक रेखीय जो अनंत लंबाई का ये एक समान आवेशित सीधा तार है, उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है। थैंक यू बच्चों।